ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो फ्रेंड्स, आपको भी इसी प्रकार का वादा अपने आप से करना है एग्ज़ाम तक के लिए। वेलकम बैक टू प्लस पॉइंट क्लासेज। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर नंबर जो 13 है आपकी बुक का, उसके सेकंड पार्ट की तरफ। और आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इमेज में देख रहे होंगे कि जब हमने कल बात की थी तो हमने ये पाया था कि कोई भी जो चालक तार है उसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और उसके इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पास में जो भी चुंबक या दिक्सूची रखी जाती है तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इस चालक तार के में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दिक्सूची या जो चुंबक रखी गई है उस पर एक बल आरोपित होता है। इसी आधार पर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, और इन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार एक चालक तार चुंबक पर बल लगाता है उसी प्रकार उतनी ही समान मात्रा में एक चुंबक भी चालक तार पर बल आरोपित करता है। और इसको समझने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जो आपके सामने है। इन्होंने सर्वप्रथम बैटरी से संयोजित करके एक परिपथ बनाया और एक छड़ लिए, एल्यूमिनियम की छड़, जिसे नाम दे दिया गया AB। इसे मैंने टिल्ट इसलिए बनाया, अभी बताता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर यह बिल्कुल सीधी थी, यानी परिपथ में इस AB छड़ को इन्होंने लगा दिया और जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसमें विद्युत आने लग गई और इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगा। अब जैसे इसके पास हम चुंबक लेकर के जाएंगे तो नॉर्थ टू साउथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गति होती है, कल हमने पढ़ा था। तो जैसे ही हम उस चुंबक के एक सिरे को ऊपर और एक सिरे को नीचे करके इसके पास लेकर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गति होती है उनके कारण लगने वाले बल से यह एक तरफ टिल्ट हो जाती है, एक तरफ झुक जाती है। तो इस प्रकार प्रयोग से यह सिद्ध किया गया आंद्रे मेरी एम्पियर के द्वारा कि जिस प्रकार एक चालक तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके विद्युत चुंबकत्व को प्रभावित करता है या चुंबक के ऊपर बल आरोपित करता है, उसी प्रकार ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है या जो चुंबकीय क्षेत्र है वह भी किसी चालक तार पर उतनी ही मात्रा में लेकिन दिशा में विपरीत पुनः बल आरोपित करता है। इसे आप न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के हिसाब से भी देख सकते हो कि जिस प्रकार एक पदार्थ के द्वारा लगाया गया बल उस पर विपरीत आरोपित होता है, उसी प्रकार जितना बल चालक तार चुंबक पर लगाएगा उतना ही बल चुंबक द्वारा चालक तार पर भी लगेगा। दोनों का परिमाण समान होगा लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग होगी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि यदि मान लीजिए हमें चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करनी हो तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। कल हमने बात की थी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार ज्ञात करेंगे, और आज हम बात करेंगे चुंबकीय बल की दिशा किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, उन्होंने नियम दिया वाम हस्त नियम। कल हमने दक्षिण हस्त नियम पढ़ा था, तो इसके लिए इन्होंने नाम दिया है वाम हस्त नियम, जिसके आधार पर हम चुंबकीय बल ज्ञात कर सकते हैं। आप इमेज में देख रहे होंगे, इन्होंने बताया कि आपको अपने बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ तीनों को इस प्रकार पकड़ना है कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर हो, यानी तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। आप इमेज के अंदर भी देख सकते हो, हमारी तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठ है, उन्हें आपको लंबवत लेना है। और अब आप इमेज के हिसाब से देख रहे हो कि जो मध्यमा है वह विद्युत धारा की दिशा में है, मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा में है, और जो तर्जनी उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार जब हम मध्यमा और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा में रखेंगे तो जो अंगूठा होगा वह चालक में आरोपित बल को प्रदर्शित करेगा, यानी चुंबकीय बल को प्रदर्शित करेगा। इसे हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे औषध में चुंबकत्व के गुण, यानी
चिकित्सा में चुंबकत्व के गुण का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, और ये समझने की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इसके भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो अच्छे से देखिएगा। औषध में चुंबकत्व यानी चिकित्सा क्षेत्र में चुंबकत्व के गुण का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग इस प्रकार किया जाता है फ्रेंड्स कि हमारे जो शरीर में जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वह विद्युत आवेशों के द्वारा होता है, या हम विद्युत आवेगों के द्वारा भी कह सकते हैं। यानी हमारे शरीर में जो भी सूचनाएं होती है उन्हें हम सर्वप्रथम विद्युत आवेगों में परिवर्तित करते हैं और उसके पश्चात तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संवेग स्थानांतरित होते हैं। तो इन्हीं विद्युत आवेगों के कारण हम जानते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें चुंबकत्व का गुण आएगा, और इसीलिए हमारे शरीर में भी चुंबकत्व पाया जाता है। हालांकि यह दुर्बल होता है क्योंकि ये आवेग भी दुर्बल होते हैं, लेकिन चुंबकत्व पाया जाता है। और इसी चुंबकत्व के गुण का प्रयोग करके हम MRI तकनीक द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके द्वारा हम शरीर के सभी अंगों की चुंबकत्व के आधार पर इमेज क्लिक कर सकते हैं और उनमें बीमारियों का पता लगाकर हम उनका इलाज कर सकते हैं। यह मोस्टली माइंड और हार्ट के लिए उपयोगी होती है। इसके द्वारा हम इनकी बीमारियों का इलाज आसानी से कर सकते हैं और ज़्यादा चुंबकत्व का गुण माइंड और हार्ट में भी पाया जाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम विद्युत मोटर की। तो आप इमेज देख रहे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विद्युत मोटर क्या होती है, किस प्रकार कार्य करती है, फिर इसकी हम क्रियाविधि को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो विद्युत मोटर होती है वह विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करती है यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि विद्युत की मदद से हम इसे चलाते हैं और उसके पश्चात इसके द्वारा हम यांत्रिक कार्य करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, पंखा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। तो जो पंखा होता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पंखा घूमता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यह आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे हमें हवा मिलती है। रेफ्रिजरेटर है जिसे हम फ्रिज कहते हैं, वॉशिंग मशीन है, ये सारी युक्तियाँ इसी विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये विद्युत मोटर की संरचना कैसी होती है और किस प्रकार ये कार्य करती है। तो आप इमेज में देख रहे होंगे, सबसे पहले दो चुंबक लगाए गए हैं, यानी कि एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल है, दो चुंबकों के बीच में, ताकि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो सके। उनके बीच के अंदर हमने एक धारावाही तार लिया और उसे नाम दे दिया ABCD। आयताकार कुंडली बनाई धारावाही तार की और इसे नाम दे दिया ABCD। दोनों की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी। इस प्रकार हमने इनको व्यवस्थित किया है और अब इनको नाल चुंबक के बीच में रख दिया गया है। इनको अब हम विभक्त वलय के साथ कनेक्ट करेंगे। ये जो आयताकार कुंडली है इसे हम आगे विभक्त वलय के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यानी जो ये C आकार की है यह विभक्त वलय है। इनका जो अंदर वाला भाग होता है वह विद्युत रोधी होता है, अंदर वाला भाग विद्युत रोधी होता है, यानी यह विद्युत का चालन नहीं करता है। उसके पश्चात विभक्त वलयों के पास हम चालक ब्रश अक्ष और Y को कनेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद इनको हम परिपथ के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि एक परिपथ पूर्णतः बना लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमने ABCD एक आयताकार कुंडली बनाई, उसके पश्चात इनकी दिशा हमने लंबवत रखी चुंबकीय क्षेत्र के, और इनको विभक्त वलय के साथ जोड़ दिया गया है, और विभक्त वलय को चालक ब्रश के साथ जोड़ दिया गया है, चालक ब्रश के साथ, और उसके बाद इन्हें परिपथ के साथ संयोजित कर दिया गया है। तो हमारा जो सर्किट है वह पूरा हो गया है, यानी अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र विभक्त वलय और चालक ब्रश के हिसाब से परिपथ बनाया, तो यहाँ हमने लोहे की एक रॉड ली जिसके ऊपर ये विभक्त वलय लगाई हुई है। अब जैसे ही इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा,
तो विद्युत धारा का प्रवाह इस प्रकार होगा कि यह वाई सिरे से जाएगी, मतलब प्लस वाले सिरे से जाएगी और ए बी से होते हुए सी डी से घूमकर वापस माइनस वाले सिरे तक आ जाएगी, यानी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यह जो ए बी सी डी आयताकार कुंडली है यह भी इसके साथ साथ घूर्णन करेगी और आधे घूर्णन के पश्चात, यानी प्रति आधे घूर्णन के पश्चात आप देख रहे हैं कि ए बी जो है वह सी डी की तरफ जाएगी और सी डी वाली ए बी की तरफ आ जाएगी, यानी इनकी जो दिशा है वह उत्क्रमित हो जाएगी, यानी विद्युत धारा की जो दिशा है वह भी उत्क्रमित हो जाएगी। यानी जो भाग पहले प्लस के साथ जुड़ा हुआ था वह माइनस के साथ जाएगा और जो माइनस के साथ जुड़ा हुआ था वह प्लस के साथ जुड़ जाएगा, दोनों की दिशा उत्क्रमित हो जाएगी। आधे घूर्णन के पश्चात जैसे ही दिशा उत्क्रमित होगी तो इनमें चुंबकीय क्षेत्र आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर उत्पन्न होगा, फिर नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार यह क्रम चलता जाएगा और इस आधार पर यह आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगी। यानी जो विद्युत ऊर्जा के द्वारा हमने इसको बनाया है यह बार बार रोटेशन करके यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण कर देगी और हमारा जो कार्य है वह मशीनों के द्वारा हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें दिक् परिवर्तक की। दिक् परिवर्तक क्या होते हैं, इसी का ये पार्ट्स है। तो दिक् परिवर्तक किसे कहेंगे? ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित की जा सके, ऐसी युक्ति को हम दिक् परिवर्तक कहते हैं। और आप इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ जो धारा की दिशा है वह विभक्त वलय के द्वारा उत्क्रमित हो रही है, तो यहाँ जो विभक्त वलय होगी वह दिक् परिवर्तक का कार्य करेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो व्यावसायिक मोटरें होती है, यानी अभी जो हमने बात की ये सारी विद्युत मोटरें घरेलू थी, जो व्यावसायिक मोटरें होती है उनमें कुंडली की जगह आर्मेचर लगाया जाता है। आर्मेचर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो नरम लोहे की करोड़ पर बहुत सारे तांबे के तार लपेटकर जो युक्ति बनाई जाती है उसे हम आर्मेचर कहते हैं। और उनके अंदर चुंबक बहुत प्रबल रखे जाते हैं और फेरों की संख्या बहुत अधिक रखी जाती है, जिससे कि धारा का मान बढ़ता है, चुंबकत्व का मान बढ़ता है और मोटर की शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये था फ्रेंड्स विद्युत मोटर की संरचना एवं क्रियाविधि। संरचना आपको समझनी है कि दो नाल चुंबक है, उनके बीच में आयताकार कुंडली ABCD है, फिर उन्हें विभक्त वलयों से जोड़ा गया है, फिर उनके साथ चालक ब्रुश जोड़े गए हैं और फिर उन्हें परिपथ से संयोजित कर दिया गया है। ये इसकी संरचना में आएगा। और क्रियाविधि में आपको लिखना है कि सबसे पहले धारा प्रवाहित होगी तो वह AB से CD की तरफ जाएगी, AB से CD की तरफ जाएगी, और जब आधे घूर्णन के बाद उत्क्रमित दिशा हो जाएगी तो वह CD से AB की तरफ जाएगी, यानी आप लिख सकते हो DC से BA की तरफ जाएगी। यानी पहले धारा की दिशा ABCD थी, उसके बाद ये दिशा DCBA हो जाएगी। और यदि आप व्यावसायिक मोटरों की बात करें तो उसमें आर्मेचर काम आएगा, जिससे एन फेरों की कुंडली बनाई जाती है और इससे विद्युत मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे।